शूटिंग हमने की 40 दिन तक शूटिंग की हमने श्रीनगर में। किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा हमें। आई थिंक चीज़ें बदलेंगी, आहिस्ता-आहिस्ता बदलेंगी क्योंकि ओवरनाइट तो कोई चीज़ एक ही दिन में नहीं बदलती। मैं कहानी सुन रहा था तो मैं बार-बार फैक्ट चेक कर रहा था। पर्दे पर दिलों को तोड़ने से लेकर रोल्स के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने से लेकर अपनी एक नई इबारत लिखने वाले इमरान हाशमी मेरे साथ हैं। ग्राउंड ज़ीरो जिनके लिए न सिर्फ एक फिल्म है बल्कि एक मिशन है और उसका ट्रेलर आप सभी ने देखा है और हर तरफ उसकी चर्चा है। हम उनसे बात करेंगे उनके फिल्म पर और उसको मिल रहे उसके फीडबैक पर। कैसे हैं इमरान? ठीक हो आप कैसे हो? जैसा कि मैंने बोला, ग्राउंड ज़ीरो वो जी। सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही है, आपने उसको मिशन की तरह जिया है। आपके लिए ग्राउंड ज़ीरो क्या है? हमारे बीएसएफ के बहादुर जवानों का पिछले 50 इयर्स में सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट मिशन रहा है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, एज सिटीजन्स हमारे सिक्योरिटी के लिए। 2000 में जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था और उस वक्त मिस्टर वाजपेयी की गवर्नमेंट ने एक रेड अलर्ट सिचुएशन कहा था कि हमारे सारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि किसी भी तरह से गाज़ी बाबा जो उसके कमांडर हैं उनको पकड़ना है और इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टेबलाइज करना है। तो तब बीएसएफ के हमारे ऑफिसर्स ने तय कर लिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस रहा है और एज एन एक्टर आई फील ये एक आपको आपके कंधों पर, आपके पूरे क्रू के कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप एक ऐसे मिशन को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पर जो एक डिफाइनिंग मोमेंट था हमारे हिस्ट्री में और हमारे बीएसएफ के जवानों को एक तरह से सिनेमैटिकली रिप्रेजेंट करती है ये फिल्म। और ऐसी कहानी है जो सबको इसके बारे में जानना चाहिए, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो मैं देख रहा था कमेंट्स में लोगों ने ये कहा कि फोर्सेस पे, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी, अलग अलग फिल्में बनी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने, बीएसएफ को लेकर पहली बार ऐसी कहानी है जो बहुत ही रियलिटी से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जिंगोइज्म है उसमें। जी, और जी। वो एक थिन लेयर रहता है जो जी। जिसको आपने और मेकर्स ने बहुत ही बारीकी से संभाल के रखा है। Correct. पहली बार जब आपको इस कहानी के बारे में बताया गया, क्या फीलिंग्स थे आपके? आई थिंक वो एक चीज़ मैं भी इस तरह से इसको एनविजन कर रहा था जब तेजस ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और मैं जानता था जब एक्सेल आपकी एक्सेल मूवी इस फिल्म से जुड़ी है तो वो इसको किसी भी आर्टिफिशियल अननेसेसरली जो जिंगोइस्टिक टोनालिटी से पिच नहीं करेंगे। तो खुशी की बात ये थी कि तेजस भी इसको इसी विजन से देख रहे हैं। हाँ, फिल्म को एंटरटेनिंग होना है, ड्रामेटिक होना है और ड्रामा तो इस कहानी में ही है, इसके रग-रग में है क्योंकि जिस तरह इन्होंने 2 साल तक ये ऑपरेशन प्लान किया और क्या-क्या हादसाएँ हुई, क्या-क्या चीज़ें घटी जब ये 2 साल प्लान कर रहे थे। वो खुद में एक बहुत ही एक नेल बाइटिंग और थ्रिलिंग स्क्रिप्ट में हर चीज़ उस चीज़ में है। बस इसको एक रूटेडनेस और एक ऑनेस्टी और ट्रूथफुल कॉन्टेक्स्ट के साथ बनाना बहुत ज़रूरी था, जो हमने किया। एंड फाइनली आपके लिए जब आप जाके कंज्यूम करेंगे, देखेंगे तो आपको महसूस होगा। और बहुत कमाल, मतलब वो जो आप बोल रहे हो ना, ड्रामा है फिल्म। दुबे जी, उनकी खुद की कहानी बड़ी सिनेमैटिक और फिल्मी है। मतलब वो जो इंसिग्निया है जो उनको डायरेक्टर जनरल ने दिया था, कैसे वहाँ गोली लगती है और वो पूरा बस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, उनकी जान बचती है। ये पूरा अपने आप में पूरी फिल्मी कहानी है, लेकिन वो रियलिटी में उनके साथ हुआ है। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें जब मैं कहानी सुन रहा था, तो मैं बार-बार फैक्ट चेक कर रहा था। मैं राइटर से पूछ रहा था कि अब एक्चुअली इस तरह ये चीज़ घटी थी और थैंकफुली दुबे जी और हमारे बीएसएफ के ऑफिसर्स इनके संपर्क में थे जब वो कहानी लिखी जा रही थी, तो सब कुछ फैक्ट चेकिंग के साथ, रिसर्च के साथ इन्होंने स्क्रिप्ट में डाला है। बट इट्स क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। अगर आपने मीडिया में भी इसका कुछ जिक्र आपने कुछ पढ़ा होगा गाजी बाबा के डेथ के बारे में या इनकाउंटर के को लेकर, वो बहुत ही एक सरफेस लेवल पे चीज़ है। 2 साल तक दुबे जी ने क्या किया, किस तरह इसकी प्लानिंग हुई, किन-किन चीज़ों की एक उनका सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमने फ़िल्म में दिखाया है। बीएसएफ की जो हिस्ट्री है, मुझे याद है कि 2015 में 50 साल जब पूरे हुए थे, तो इस ये जो शौर्य गाथा है, वो सबसे बड़ी कहानी, मतलब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है उसमें उनको गिना गया। जी। और ये सबसे ऐसा एक मिशन था जिसमें
किसी को मतलब कोई सिविलियन हर्ट नहीं हुआ। सिर्फ जो बीएसएफ के एक जवान थे बलबीर जी, उनकी बलबीर सिंह शहादत हुई। जी। उसके अलावा इतने कमाल तरीके से जो बीएसएफ के कमांडेंट साहब थे उन लोगों ने इतने अच्छे से इसको परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से ये अनसंग हीरोज़ की कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इस समय कि ऐसी कहानियाँ जो हमारे बीच की हों और वो लेकर आएँ, तभी वो फिल्में लोगों को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, फिल्म देख पाएंगे उसको। जी हाँ, आई थिंक एज सिटीजन्स हम जानते हैं कि ऐसी ऐसी सैक्रिफाइसेस हुई हैं, लेकिन इन कहानियों को दोहराना और ऑडियंस के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे जो काम लगता है, जो सैक्रिफाइसेस ये सोल्जर्स देते हैं अपनी जान को लेकर, और इनकी फैमिलीज़ का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है इस चीज़ में, जो हमारी फिल्म में दिखाया गया। उनका भी एक इमोशनल सपोर्ट, वो भी हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे बीएसएफ जवानों की फैमिलीज़। तो वो सारी सैक्रिफाइसेस को अच्छी तरह से पेश करना स्क्रीन पर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये किस तरह हमारे सोसाइटी को ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस तरह इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि हमारे देश में जो दहशत फैला रखी थी जैश ए मोहम्मद ने 2000 और 2003 के बीच, इस ऑपरेशन की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन 13 साल तक डिस्टेबलाइज हो गई जी। तो इसका एक इतना फार रीचिंग और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। उसके बाद उन्होंने 2016 में अटैक प्लान किया था पठानकोट एयरबेस का, लेकिन 2003 के बाद 13 साल तक गाजी बाबा को गिराने के बाद कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हो गया था ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसके ऑपरेशन की वजह से है जो दुबे जी ने लीड किया। जी, वो जो परिवार की आप बात कह भी रहे हैं, उसमें वो फ़िल्म में डायलॉग के ज़रिए दिखता भी है, जब सही बोलती हैं कि कश्मीर में वर्दी का मतलब जानते हो कि अगर गोली नहीं मारोगे तो खुद गोली खाओगे, कुछ इस तरह का जी, जो डायलॉग जी, है, जी। वो बहुत ऐसा लगता है। और कई जगह पे जो जिस तरीके से आपने एक इमोशनल, सिर्फ़ एक फ़ौजी के तौर पे नहीं, लेकिन जो एक इमोशनल उसका वो इंटेंसिटी है, वो सब भी कई सीन्स में ट्रेलर में दिख के आ रहे हैं। आपके लिए प्रोसेस क्या रहा? क्योंकि ये एक चैलेंजिंग रोल था। ये प्रोसेस यही था कि आपको पूरी शिद्दत के साथ रिसर्च के साथ बैक्ड स्क्रिप्ट को पेश करना है ऑडियंस के सामने। तो थैंकफुली इसमें एक पूरी टीम का एक इसमें योगदान रहा है, और हमारे बीएसएफ के ऑफिसर्स और दुबे जी में संपर्क में थे, और जो कुछ भी हम पेश कर रहे थे ऑन स्क्रीन, वो पूरा इनसे बात करके पूरी एक डिटेल के साथ अकाउंट लेकर, फिज़िकली वो जिस तरह उस वक्त उनका स्टेट मेंटली भी क्या था, उनका इमोशनल स्टेट क्या था, उन सब चीज़ों को अच्छी बारीकी से तराश के ये एक तरह से स्क्रीन पे लेके आना, वो क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ऑफ कोर्स हमारी मेहनत तो रही है, बट उनका एक सपोर्ट सिस्टम जो रहा है बीएसएफ का और दुबे जी का, उसके वजह से एक क्रेडिबिलिटी आई है एक पूरे फिल्म में। बीएसएफ के पूरे ट्रेनिंग कैंप पे हमने शूटिंग की, वहाँ के जवानों से हमारा उठना बैठना था। 15 दिन तक हमने उनके कैंप में शूटिंग किया, 20 दिन तक। तो वो एक क्रेडिबिलिटी वहाँ से आई है कि हर चीज़ उन्होंने हमें सिखाई। जैसे बीएसएफ के ऑफिसर्स हमारे शूट पे रहते थे, और छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह सल्यूट करते हैं, इसका एंगल किस तरह होता है, या वो टोपी किस तरह पहनते हैं, और मेडल्स किस तरह, वो एक यूनिफॉर्म का डेकोरम क्या होता है, वो हर चीज़ को उन्होंने, इवन वो ग्रेनेड, ओरिजिनल ग्रेनेड भी दे दिया गया हाँ, था। जो मैंने कहा कि तुम लोग शूट कर लो इसके साथ, मैं जा रहा हूँ क्लाइमेक्स में। तो आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी वहाँ से आई है। जी। 3 दशक के बाद कश्मीर में किसी फिल्म का प्रीमियर हुआ, जी। बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला जी। वहाँ, और बीएसएफ के लोगों ने भी काफ़ी तारीफ की। आप कैसा फील कर रहे थे उस समय? नहीं, एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट रहा है वहाँ पे। 38 इयर्स के बाद एक फिल्म की स्क्रीनिंग और रेड कार्पेट इवेंट, और इट्स कमिंग अ लॉन्ग वे, क्योंकि कुछ 2 डेकेड्स 1999 में एक वहाँ पे एक बॉम्ब स्केयर हुआ था किसी थिएटर में, लेकिन उसके बाद इतनी चीज़ें सेफ हो गई वहाँ पे। जब हम शूटिंग हमने की, 40 दिन तक शूटिंग की हमने श्रीनगर में, किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा हमें। वहाँ पे बहुत स्मूथली शूटिंग हुई, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, अदब से पेश आए हैं लोग वहाँ, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ की जाके शूटिंग करें, और भी फिल्में वहाँ पे रिलीज़ हों, क्योंकि वहाँ पे एक ही थिएटर है। वहाँ जहाँ गए थे, आइनॉक्स की एक प्रॉपर्टी है, वो एक सिंबॉलिक चीज़ है कि थोड़ी सी अभी नॉर्मल सी वापस आ रही है वहाँ पे श्रीनगर में। मैं चाहूँगा कि और भी थिएटर्स वहाँ पे आएँ, ताकि और लोग वहाँ पे सिनेमा घरों में जाके फिल्में देखें। हमारे के फिल्म इंडस्ट्री के लोग और भी जाके वहाँ पे शूटिंग्स अपनी फिल्म की लिखी जाएँ, श्रीनगर स्पेसिफिक लोकेशन की फिल्में,
और रेड कार्पेट इवेंट्स भी और हों वहाँ पे। एक कल्चरल इवेंट हो जाता है और एक चाहता हूँ कि ये एक शहर फिर से एक सिनेमैटिक हब बन जाए जो पहले हुआ करता था। आपने फिल्म के डायलॉग के ज़रिए भी बताया भी है कि हमें इनको किस तरीके से बदलना है, मतलब हम अरेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि उनके कंधों से बंदूकें हटाना चाहते हैं, उनके सोच को बदलना चाहते हैं। जी, वो एक आइडियोलॉजी का ही खेल है और आई थिंक चीज़ें बदलेंगी, आहिस्ता-आहिस्ता बदलेंगी क्योंकि ओवरनाइट तो कोई चीज़ एक ही दिन में नहीं बदलती है। लेकिन ये अगर एक इंटेंट रहेगा लोगों का कि इसको एटलीस्ट एज़ फ़िल्म मेकर्स, मैं सब लोगों के लिए नहीं कह सकता अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के लिए ये कहूँगा कि हमारा इंटेंट रहेगा कि हम उस जगह को फिर से एक वापस नॉर्मलसी के तौर पे वापस लेके आए, तो थोड़े छोटे-छोटे कदम हमें लेने पड़ेंगे। इवन आपका जो आपके फैंस के साथ, मैं उनको कहूँगा एक्सटेंडेड फैमिली, जो एक अटूट रिश्ता है वो बहुत कमाल है। इवन दिल्ली में जब स्क्रीनिंग हुई तो अपने फैंस को आपने फिल्म दिखाई, इवन एक एक फैंस के साथ आपने वक्त बिताया, उनको सेल्फीज़ और वो सब चीज़ों के लिए भी वक्त दिया। ये जो रिश्ता है इतने सालों से, 2003 अगर मैं गलत नहीं हूँ, इतने सालों से आपने वो जो मजबूती के साथ बनाया हुआ है, जी, उसको कैसे देखते हो आप? ये फैंस आप फैंस के बना कुछ नहीं है और आप मेरे अच्छे समय और बुरे समय में उन्होंने मेरा साथ दिया है और मेरा भी यही एक गोल रहता है, एक मकसद रहता है। जब मैं फ़िल्म करता हूँ तो उनके लिए ही करता हूँ, उनको एंटरटेन करने के लिए करता हूँ। तो वो एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो पहली फ़िल्म से चला आ रहा है और जो कुछ भी आज हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, उनकी बदौलत। और वो जिस तरह प्यार देते हैं फिर मेरी फ़िल्मों को, मुझे यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि जब भी मैं किसी फ़िल्म पे काम करता हूँ, ग्राउंड ज़ीरो हो या कोई भी फ़िल्म इसके बाद, उनको कुछ नया देना है, कुछ एंटरटेनिंग देना है, कुछ ऐसा देना है कि उनको याद रह जाए, तो वही रहता है। वो बहुत हार्डकोर फॉलोअर्स हैं आपके, मैंने देखा है। और इमरान हाशमी की जो फ़िल्में हैं, उनके जो गाने हैं, वो ऐसी चीज़ है जिसको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। कोई ऐसे आपके साथ तो अक्सर होते होंगे, लेकिन कोई इमोशनल फ़ैन मोमेंट हुआ है जो याद आता हो, ज़हन में हो जो? आई थिंक बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स हैं। आई थिंक जब भी मैं अभी लखनऊ में शूटिंग कर रहा था तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक किसी ने फ़ैन ने आके दिया मेरे होटल में, एक चारकोल से बनाया हुआ एक तस्वीर बनाई उन्होंने। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स इतनी लगन के साथ उन्होंने बैठ के वो चीज़ बनाई है और ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे बर्थडे पर बहुत सारे लोग आए थे, देश के कोने-कोने से आए थे मेरे बिल्डिंग में नीचे। तो वहाँ पे हमने एक केक काटा साथ में और वो एक प्यार देने के लिए आए थे, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट। और आपकी फ़िल्मों के साथ ये होता है कि उसके म्यूज़िक को लेकर लोगों की जो अपेक्षा होती है वो बहुत होती है। हालाँकि इसका जो गाना है ट्रेलर में वो भी हमने देखा, वो बहुत खूबसूरत है। किस तरीके से आप देखते हो, क्योंकि आपका और किसी फ़िल्म का मतलब होता है कि वो हिट गाने होना ही है, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। ये एक तरह से एक अटूट रिश्ता है मेरी फ़िल्मों का अच्छे गानों के साथ, चार्टबस्टर एल्बम्स के साथ। और एक होता है, वो एक अवेयरनेस रहती है कि फ़िल्म जब आएगी तो गाने बेहतरीन होने चाहिए। तो हालाँकि इस फ़िल्म में बाय डिज़ाइन ऐसी फ़िल्म नहीं है जो खुद को लैंड करती है गानों में। इसमें कोई लव स्टोरी नहीं है या 5-6 गाने नहीं हैं। बट मैंने एक्चुअली इनसे बात भी की, एक्सेल की टीम से कहा कि पिछले साल कहा था कि गाने हमें थोड़ा और काम करके अच्छे गाने लेके आने पड़ेंगे। हालाँकि बैकग्राउंड में तो तभी सोल दे हों या फतेह हों, सब रिकॉर्ड होके, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडियंस को वो पेश करें हम। इमरान, ये फ़िल्म बहुत ऐसी नहीं है जो मतलब बहुत आसान रही। काफ़ी लंबा वक्त भी लगा इसे बनने में। 9 साल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेकर्स ने उसमें टाइम लिया। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वो परमिशंस भी, बाकी चीज़ें भी हुई और 2022 में शूटिंग स्टार्ट हुई थी। कमाल की बात ये है कि जो ऑपरेशन था वो मेरे ख्याल से 27 अगस्त को ही, जो गाज़ी बाबा वाला शुरू हुआ था, और आपकी फ़िल्म भी जो पहले दिन शूटिंग था वो 27 अगस्त था। आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा, और सेट से ऐसी कोई बात, ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट जो याद आता हो? नहीं, चैलेंजिंग यही था कि आप बीएसएफ पे एक रिप्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पे डाल रहे हैं, दुबे जी की ज़िंदगी डाल रहे हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको आप पूरी शिद्दत के साथ, एक मेहनत के साथ इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और शूटिंग में जाने से पहले जो एक प्री प्रोडक्शन का काम है, वो बहुत मेहनत का था। पूरे क्रू का फैक्ट चेकिंग करना या रिसर्च बेस्ड मटेरियल इकट्ठा करना, दुबे जी से हो या बीएसएफ के ऑफिसर से हो,
वो एक चीज़ थी। और आई थिंक सबसे मेमोरेबल बात यही थी, शूटिंग शुरू होने से पहले जब हम बीएसएफ के कैंप पे गए थे और वहाँ से हमने उनसे ट्रेनिंग ली, वेपन की फायरिंग से लेकर हर चीज़ उनके ज़िंदगी के बारे में जानना, वो बहुत फ़ायदेमंद रहा। क्योंकि फिर हम सब कैरेक्टर में एक तरह से घुस गए थे, क्योंकि पूरा एक कलेक्टिव व्यू पॉइंट हमारा बीएसएफ के ऑफिसर से उठना बैठना वो सब हमने निचोड़ लिया था वहाँ से, ट्रेनिंग कैंप से। तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद था। अच्छा, कोविड के बाद से लगातार ऐसा हो रहा है कि बीच-बीच में जब कोई बड़ी फ़िल्म नहीं चलती तो लोगों को लगता है कि क्या ओटीटी के आने से ऐसा हो रहा है कि सिनेमा लोगों को मतलब जो फ़िल्म गोवर्स थे या सिनेमा गोवर्स थे, वो थोड़े कम हो रहे हैं और ओटीटी पे ज़्यादा देख रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है और क्या क्या वाक़ई ऐसा कई बार ऐसा बीच में हो रहा है, बातचीत होती है, बड़े मेकर्स भी बोलते हैं कि फ़िल्में नहीं प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और हमारे बीच की कहानियाँ नहीं आ रही हैं, इसलिए कहीं न कहीं वो जो सिनेमा गोवर्स हैं या जिनको पसंद है सिनेमा, वो कहीं न कहीं उससे भटक रहे हैं और वहाँ नहीं जाके ओटीटी का इंतज़ार करते हैं कि वहाँ फ़िल्में देखी जाएँ। आई थिंक मोर रूटेड कहानियाँ जो हमारे कल्चर से जुड़ी हों, वो बननी चाहिए। वेस्टर्नाइज सेंसिबिलिटीज़ जो हैं उन्होंने हमारे इंडस्ट्री को ही बर्बाद कर दिया है। जो कहते हैं ना, फिल्म मेकर जो सिर्फ बैंड्रा और जू के बीच में, वो एक सेंसिबिलिटी है इंग्लिश फिल्मों का सेंसिबिलिटी ऑडियंस के सामने पेश करना, जो कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। पैन इंडिया यही होता है जब आप कि कोई पंजाब में या बिहार में या अप नॉर्थ या साउथ में भी उस चीज़ को कंज्यूम करे और एक बाइंडिंग फोर्स हो सब लोगों के लिए। तो वो हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई फ़िल्में बनाना, ऐसे फ़िल्म मेकर्स पे लोगों को अपना पैसा डालना चाहिए, उनको बजट सैंक्शन करना चाहिए उन आइडियाज़ को। ओटीटी का भी एक चैलेंज आ गया है कि उनके पास अब एक ज़रिया है, घर पे बैठ के वो फ़िल्म देख सकते हैं। वो आपकी फ़िल्म जाके क्यों देखेंगे? कोई ऐसी बात होनी चाहिए आपकी फ़िल्म में जो उनको खींच के ऑडियंस को लेके आए सिनेमाघरों में। ये भी जानते हैं कि 8 हफ़्ते बाद आने वाली है फ़िल्म, तो आपके आइडिया में वो एक ताकत होनी चाहिए उनको खींच कर लेके आने की। इवन टिकट प्राइसेस का भी एक मसला है। हो सकता है, उसका भी हो सकता है, क्योंकि बहुत महंगी एक प्रोपोज़िशन होगी। आप हज़ारों रुपए खर्चा कर देते हैं अगर आप अपने परिवार के साथ जाके फ़िल्म देख रहे हैं, तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोज़िशन हो गया। इमरान, आप लगातार रेलेवेंट रहे हैं इतने सालों से। मैं आप जब आपका ट्रेलर देखता हूँ या कोई भी आपका प्रोजेक्ट आता है तो उसके नीचे कमेंट आते हैं कि आपकी जितनी क्षमता है उतना अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, मेकर्स ने, खासकर बॉलीवुड ने। इसको कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि आप पे भरोसा और प्यार है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है और वो कहीं न कहीं मेकर्स ने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि लोगों को लगता है कि अब भी वो स्कोप है, और भी डिमेंशंस हैं जो मैं एज एन एक्टर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये बात शायद डरावनी होती है अगर लोगों ने वो कहते हैं कि हर कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, तो इसमें फिर कोई नयापन नहीं होता। बट यही एक मकसद रहता है मेरा कि हर फ़िल्म के साथ मैं किसी नए फ़िल्म मेकर के साथ कुछ नया एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ, खुद की पर्सनैलिटी से, अपने एक्सपीरियंसेस से, और एक नई कहानी पेश करूँ ऑडियंस के सामने। कमाल की बात ये रही है कि आपने हमेशा, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, कि वो जो एक फ़ॉर्मूला होता है वो फ़ॉलो नहीं किया, हमेशा स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। हालाँकि मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का भी रोल है कि वो एक तरह का ख़ास टैग आपको लगाए थे, लेकिन शांघाई जैसी फ़िल्म भी है, फिर ग्राउंड ज़ीरो भी है और आपने फ़िल्म दर फ़िल्म अपने आप को इवॉल्व किया है अलग तरीके से। वो एक ठहराव है आपकी अदा में भी और आपकी खुद की पर्सनैलिटी में वो दिखाई देता है। थैंक यू। तो ये जो हमेशा आप कहीं न कहीं एक अदाकार के तौर पे एक्सपेरिमेंट करते हो या जो चीज़ें हैं वो ज़हन में चल रही होती हैं कि हर रोल के साथ कुछ अलग चीज़ें करनी है? यू आर एज़ गुड एज़ द रोल्स आर ऑफर्ड टू यू। तो उम्मीद यही रहती है कि मैं कुछ, जब एक डायरेक्टर मेरे पास आए तो ये ऐसा होना चाहिए कि मैंने पहले इसको प्ले नहीं किया है, ये जॉनर की फ़िल्म मैंने एक्सप्लोर नहीं की है, या इस किस्म का किरदार पहले प्ले नहीं किया है। इसके साथ भी यही मकसद था। मुझे एक ऑफिसर का रोल पेश किया गया जो मैंने पहले इस तरह एक्सप्लोर नहीं किया था, और मैं ऑडियंस को कुछ नया पेश कर रहा हूँ। तो वही एक मकसद रहता है। और जब ऐसे फ़िल्म मेकर्स मेरे पास आते हैं, जैसे एक्सेल मूवीज़ मेरे पास आए, तो आपको फिर इसको दोनों हाथों से एक तरह से बटोरना पड़ता है, और इसका एक तरह से पूरा मज़ा लेना चाहिए कि आप इस पे मेहनत करें और ऑडियंस को एक ऐसा नया डायमेंशन पेश करें जो उन्होंने पहला देखा नहीं होगा। इस समय अदाकार के तौर पर एम्बिशन क्या है?
बस यही कि अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूं और फिल्में करूं, लोगों का मनोरंजन करूं, एंटरटेन करूं, यही। और वो जो आपके वो रोमांटिक और म्यूज़िकल इमेज को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं कि वैसी भी फ़िल्में करते रहें, वो आएँगी? नहीं, डेफिनेटली आएंगे एज एंड व्हेन हमें एक अच्छा स्टोरी आइडिया मिलेगा उसका, और मैं तो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वो भी एक इमेज को, एक रोमांटिक इमेज को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, अच्छे गानों के साथ, लव स्टोरीज, थ्रिलर। जब वो आइडियाज़ आएंगी तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लोर करूँगा।